Hello everyone, my name is Lavina and I welcome you all on Lavina Tutorials. This is the third part of the course on Union Budget 22-23, and in this video I am going to explain to you about balanced budget, the unbalanced budget and its types and deficit financing. So let's continue with this video. तो बजट की हम बात करें तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो बजट के कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइक बजट रिसीट्स, बजट एक्सपेंडिचर्स, हमने इनकी टाइप्स भी पढ़ी थी, है ना। तो क्या होता है कि अगर तो बजट के ये जो बजट रिसीट्स हैं और बजट एक्सपेंडिचर्स हैं ये इक्वल हैं तो हम इसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, क्योंकि बजट या तो बैलेंस्ड हो सकता है या अनबैलेंस्ड हो सकता है, ठीक है ना। अगर तो ये बैलेंस्ड होगा तो बैलेंस्ड बजट में क्या होगा कि हमारे जो रिसीट्स हैं और एक्सपेंडिचर्स हैं ये इक्वल होंगे, और अगर अनबैलेंस्ड है तो रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर। आगे देखते हैं। तो बात करें अनबैलेंस्ड बजट की, देखिए सीधी सी बात है कि बजट रिसीट्स इफ दे आर इक्वल टू बजट एक्सपेंडिचर्स तो दे आर बैलेंस्ड बजट, बट अगर ये नॉट इक्वल हुए तो ये अनबैलेंस्ड हैं। अब अगर ये नॉट इक्वल हैं तो दो केसेस बनेंगे कि या तो बजट रिसीट्स ज्यादा होंगे, बजट एक्सपेंडिचर्स कम होंगे, या बजट रिसीट्स कम होंगे, बजट एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे। तो इन दोनों केसेस में हमारे पास आता है एक बजट सरप्लस एंड एक बजट डेफिसिट। बजट सरप्लस में क्या होगा, जब आपके पास बजट रिसीट्स ज्यादा होंगी और बजट एक्सपेंडिचर्स कम होंगे तो आपके पास आता है बजट सरप्लस। हमने यहाँ पे रिसीट्स को देखना है, अगर रिसीट्स मोर हैं एक्सपेंडिचर्स लेस हैं तो दिस इज द केस ऑफ बजट सरप्लस। तो ये फेवरेबल केस होता है एक तरह का, ओके। तो बजट रिसीट्स अगर ज्यादा हैं और बजट एक्सपेंडिचर्स कम है तो हम रिसीट्स में से एक्सपेंडिचर्स को माइनस करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कितना बजट सरप्लस अवेलेबल है, ओके। और बजट एक्सपेंडिचर्स अगर मोर हो, ठीक है, बजट रिसीट्स अगर लेस हो, यानी कि रिसीट्स कम है, तो यानी कि जो गवर्नमेंट को खर्चा करना है, जो एक्सपेंडिचर्स करने हैं उसके लिए उनके पास रिसीट्स कम है, तो ये केस गवर्नमेंट के लिए डेफिशिएंसी का केस हुआ, क्योंकि बजट की डेफिशिएंसी है, रिसीट्स की डेफिशिएंसी है, तो इसको हम बोलते हैं बजट डेफिसिट, ओके। तो अब हम देखते हैं कि बजट डेफिसिट की भी कुछ टाइप्स होती हैं, ओके। तो कौन कौन सी टाइप्स हैं, सी। तो अनबैलेंस्ड बजट की, यानी कि अगर हम बात करें डेफिसिट की, बेसिकली बजट डेफिसिट की कुछ टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो कौन सी हैं, एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है फिस्कल डेफिसिट, एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, जब आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स ज्यादा होंगे, रेवेन्यू रिसीट्स कम होंगे तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। और यानी कि जब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स में से रेवेन्यू रिसीट्स को माइनस कर दोगे तो आपके पास आएगा रेवेन्यू डेफिसिट। और अगर टोटल बजट की बात करें, बजट रिसीट्स और बजट एक्सपेंडिचर्स की, तो जब बजट एक्सपेंडिचर्स में से आप बजट रिसीट्स को माइनस करोगे तब आपके पास आएगा फिस्कल डेफिसिट। यानी कि इधर हम बात कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस कैपिटल रिसीट्स प्लस, या माइनस कर दीजिए आप यहां से भी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, यानी कि इस टोटल एक्सपेंडिचर्स में से ये वाली रिसीट्स को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा फिस्कल डेफिसिट। अब बात करते हैं प्राइमरी डेफिसिट। तो जब फिस्कल डेफिसिट में से हम माइनस कर देते हैं अपने क्रेडिट को, यानी कि हम बोले अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को गवर्नमेंट जब माइनस कर देती है तो गवर्नमेंट के पास क्या निकल के आता है, प्राइमरी डेफिसिट, ओके। तो बेसिकली जो प्राइमरी डेफिसिट है, इट इज द टर्म और द टाइप ऑफ डेफिसिट दैट एक्सक्लूड्स द इंटरेस्ट लायबिलिटीज, ठीक है। तो जो बचा हुआ डेफिसिट होगा वो होगा प्राइमरी डेफिसिट, ओके। नाउ अब क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट को डेफिशिएंसी है बजट की, ठीक है ना, यानी कि कुछ कह दीजिए कि मनी की या रिसीट्स की जिसके कारण उनके खर्चे पूरे करना उन्हें मुश्किल होगा,
तो क्या देखो, जब भी गवर्नमेंट कोई बजट डिसाइड करती है ना, तो गवर्नमेंट को पता ही होता है कि उसके जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो ज्यादा हैं, रिसीट्स जो हैं वो कम हैं। अब उसको इन एक्सपेंडिचर्स को कैसे पूरा करना है, तो गवर्नमेंट किस काम में लग जाती है, किस एक्टिविटी में लग जाती है कि वो अपनी रिसीट्स को थोड़ा सा इंक्रीज करने की कोशिश करती है, या अपने एक्सपेंडिचर्स को किस तरह से मीट करना है, फुलफिल करना है, उसके लिए रास्ते ढूंढने लग जाती है। तो ऐसा कोई एक्टिविटी, ओके, जिससे गवर्नमेंट अपनी बजट डेफिसिट को सपोर्ट करे या फाइनेंस करे, तो उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। यानी कि वो जो कमी आई है पैसों की, ठीक है, उसको फाइनेंस करना, कहीं ना कहीं से पैसा अरेंज करना कि उन एक्सपेंडिचर्स को पूरा किया जाए। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट में यूटिलाइज द अमाउंट ऑफ मनी क्रिएटेड एज द डेफिसिट। जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है उसके लिए कुछ मनी को यूटिलाइज करना, ताकि जो बजट है वो सस्टेन कर सके उनकी डेवलपमेंटल और पॉलिटिकल नीड्स के लिए। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। नाउ मूविंग ऑन टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, मीन्स ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग। अब देखिए, डेफिसिट फाइनेंसिंग की अगर मैं बात करूं ना, सबसे पहले ये जो डेफिसिट फाइनेंसिंग का टर्म था, ये यूज किया गया था यूएसए में। कब? 1930s में, क्योंकि बहुत बड़ा डिप्रेशन का टाइम चल रहा था वर्ल्ड में, इकोनॉमी का, वर्ल्ड इकोनॉमी का बहुत ही ज्यादा बड़ा डिप्रेशन ये माना जाता है, और ये यूएसए ही स्टार्ट हुआ था जिसको पूरे वर्ल्ड ने फेस किया था। ठीक है, तो उस समय हमने इस टर्म को सबके सामने आते भी देखा। ठीक है, तो ये डेफिसिट फाइनेंसिंग का जो टर्म है थोड़ा सा पॉपुलर हुआ। और आजकल ये जो टर्म है ना डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये वाली टर्म सिर्फ गवर्नमेंट अपने बजट्स के लिए ही नहीं, बल्कि जो हमारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज होती हैं, या कोई गवर्नमेंट जो हमारे प्राइवेट डिपार्टमेंट्स भी हैं, या कोई कंपनीज होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, वो भी इस टर्म को यूज करता है, क्योंकि उन्हें भी तो कभी कभी बजट को डेफिसिट फाइनेंस फेस करना पड़ता है। तो वो भी अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी का पार्ट बना के इस टर्म को यूज करते हैं। अब देखिए, हमें अगर हम देखें कि इसकी जरूरत क्या है, डेफिसिट फाइनेंसिंग की जरूरत क्या है, तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की जरूरत इसलिए है ताकि जो गैप है इन एक्सपेंडिचर्स और रिसीट्स का, तो इस गैप को एक तो पूरा किया जाए, ताकि इन एक्सपेंडिचर्स को मीट कर सके गवर्नमेंट, पूरा कर सके। तो इसके जरिए कौन कौन से हो सकते हैं, तो फर्स्ट अगर इसका कोई मीन्स हो सकता है तो वो है एक्सटर्नल एड्स। देखिए, एक्सटर्नल एड्स क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास रिसीट्स कम है, अब उन्हें एक्सपेंडिचर्स तो करने ही है, तो ये क्या करेगी हमारी इंडियन गवर्नमेंट, अपनी इस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बाहर की सरकारों से या किसी देश की सरकार से वो एड्स लेंगी, मदद लेंगी। ठीक है, तो अब ये बहुत ही अच्छा, मतलब कि एक मीन्स है, एक बहुत ही अच्छा जरिया है डेफिसिट फाइनेंसिंग का। कह सकते हो कि बेस्ट मनी का मीन्स है जो गवर्नमेंट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। ठीक है, और अगर तो ये थोड़ा बहुत इंटरेस्ट के साथ ही आएगा, ऑब्वियसली बात है, अगर तो सॉफ्ट इंटरेस्ट के साथ आए तो भी कोई चक्कर नहीं, कोई बात नहीं, बट अगर फ्री में आए तो इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो और भी ज्यादा बेस्ट है। अब इसी के साथ एक टर्म हमने बहुत बार सुनी होगी, एक्सटर्नल ग्रांट्स। ओके, एक्सटर्नल ग्रांट्स का क्या मतलब होता है, ये जबकि इनसे भी ज्यादा बेटर होते हैं इस केस में, बट अगर हम देखें तो 1970s के बाद या 1975 के बाद हमें एक्सटर्नल ग्रांट कोई नहीं आई है इंडिया को। तब आई थी जब हमने पोखरान में टेस्टिंग्स करी थी, तब हमें आई थी एक्सटर्नल ग्रांट्स। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं कि या तो आई भी नहीं है, और अगर आई है इंडिया को तो इंडिया ने एक्सेप्ट भी नहीं करी है। हम देख सकते हैं कि जब सुनामीज के टाइम पे हमें आई हैं ऐसे ग्रांट्स कुछ, ठीक है, जिसको कंडीशंस भी लगाई जाती थी, जिसके ऊपर जिसको एड्स का भी नाम दिया जाता था, टैक्स दिए जाते थे एड्स के भी, बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो हम ये इसलिए एक्सटर्नल ग्रांट्स को इधर एक्सटर्नल एड्स के साथ नहीं पढ़ते हैं, बट एक्सटर्नल ग्रांट्स आर आल्सो बेटर सोर्सेज टू फाइनेंस द डेफिसिट फाइनेंसिंग, बट यू कैन से कि एक्सटर्नल एड्स आर बेस्ट। ओके, एक्सटर्नल बोरोइंग्स की बात करें तो क्या होता है कि ये और भी अच्छा है, नेक्स्ट बेस्ट वे है फिजिकल डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। इसमें क्या किया जाता है कि हमें लोन्स मिलते हैं, हम बोरो कर लेते हैं कि हम आपको दे देंगे फ्यूचर में, हम बोरोइंग्स कर लेते हैं बाहर से, अपनी इंडिया के बाहर से। कंपेयर बस कुछ कंडीशंस होनी चाहिए कि एक तो लॉन्गर टर्म के लिए हो, चीपर हो, ज्यादा इंटरेस्ट रेट भी ना देना पड़े, ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाती है। ओके, तो जिसका नुकसान भी हो जाता है। ठीक है, और ये एक और चीज करते हैं, देखो जब भी हम किसी से लोन लेते
लेते हैं ना, या जब भी हम किसी से बोरो करते हैं, तो एक डिसएडवांटेज किसी कंट्री को सबसे बड़ा क्या होता है कि उसकी सॉवरेनिटी हर्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो जो जिस कंट्री से हम लेते हैं उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है हमारे अफेयर्स में, हमारी कंट्री के अफेयर्स में, एक्टिविटीज में, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस अफेक्ट हो जाती है हम लोगों की, क्योंकि हम लोग किसी कंट्री के कर्जाई हैं, हमें किसी कंट्री से कर्जा लिया बैठा है हम, और हमने उसको चुकाना भी है, तो उनकी इंटरफेरेंस बढ़ जाती है, तो जिससे इफेक्ट होती है हमारी सॉवरेनिटी। और दूसरी चीज, अगर हम देखें अब ये बेटर हैं तो ये दो रीजंस के कारण बेटर हैं, ठीक है। सबसे पहली बात क्या होता है कि जब हम फॉरेन से लोन लेते हैं या बोरोइंग्स करते हैं, तो हमारे पास आती है फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी अगर इंडिया में आती है तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर आप इंटरनल बोरोइंग्स करोगे अंदर से, तो वो अंदर के ही पैसे होंगे, ठीक है ना। बट अगर आप बाहर से कर रहे हो तो वो फॉरेन करेंसी में आएगा, तो जिससे गवर्नमेंट को एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के पूरा कर पाती है, ठीक है, और बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के पर्पज उसको मिल जाते हैं। और दूसरी बात, हम इसको इंटरनल बोरोइंग्स के ऊपर ज्यादा प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि एक होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है ना, क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अब ये क्या चीज है कि इससे हम ये समझते हैं कि जब कंट्री की गवर्नमेंट अपने ही बैंक से पैसा उधार लेगी, तो हमारी कंट्री के अपने लोग कहाँ जाएंगे, फिर वो कहाँ से लेंगे, तो इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाएंगी, पैसा तो उतना ही है कंट्री के अंदर, तो इन्वेस्टमेंट्स खराब होंगी, क्राउड हो जाएगा बैंक में कि गवर्नमेंट को भी देना है, लोगों को भी देना है, तो इफेक्ट हो जाती हैं ये चीजें। तो इसलिए प्रेफर किया जाता है कि एक्सटर्नल बोरोइंग्स आर द वे बेटर देन इंटरनल बोरोइंग्स। ओके, तो हम बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है वो है इंटरनल बोरोइंग्स। इंटरनल बोरोइंग से क्या होता है, ये थर्ड प्रेफर्ड रूट होता है, सबसे पहले एक्सटर्नल एड्स, देन एक्सटर्नल बोरोइंग्स, देन इंटरनल बोरोइंग्स। इंटरनल बोरोइंग्स में जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट होती है वो हमारी ही कंट्री के अंदर से लोन्स लेती है या बोरोइंग्स करती है, ठीक है। हम पर इससे क्या होता है, एक तो इन्वेस्टमेंट्स इफेक्ट होती हैं, क्योंकि हमारी कंट्री के लोग फिर कैसे इन्वेस्ट करेंगे अगर यही पैसा गवर्नमेंट लेके चली जाएगी बैंक्स में से, कॉर्पोरेट सेक्टर इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसलिए इंटरनल बोरोइंग्स को हम सेकंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स के बाद की प्रेफरेंस देते हैं। लास्ट अगर एक हम बोलें कि एक रास्ता, अगर कोई रिजॉर्ट बचता है कंट्री की गवर्नमेंट के पास डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो वो होती है प्रिंटिंग करेंसी, कि अगर पैसे नहीं है आपके पास खर्चा पूरे करने के लिए, तो आप नई करेंसी छाप लीजिए, नई करेंसी प्रिंट करवा लीजिए। बट ये बिल्कुल डायरेक्ट नहीं होता। आप सोचो फिर ये तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, बाहर से कर्जा लेने की क्या जरूरत है। जी नहीं, हम प्रिंटिंग करेंसी वाला जो रिजॉर्ट है बिल्कुल लास्ट में रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। एक तो इन्फ्लेशन बढ़ती है कंट्री में, ठीक है, रुपए की वैल्यू डाउन होती है। ओके, देन इसके बाद अगर हम बात करें गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, उनका प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि एक रेगुलर प्रेशर होता है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना, कि उन्हें वेजेस रिवाइज करनी है, सैलरीज रिवाइज करनी है, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो एक विशियस साइकिल में चली जाती है हमारी कंट्री की इकोनॉमी, ठीक है। एंड थर्ड क्या होता है कि हम अगर कंट्री के अंदर की ही करेंसी को छापेंगे तो वो हमारी इंटरनल करेंसी है, ठीक है। फॉरेन करेंसी के कंपैरेटिव अगर हम देखें तो थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स के स्कोप कम हो जाते हैं हमारी कंट्री के, ठीक है। तो फ्रेश करेंसी अगर हम लेते हैं तो उसके कुछ डैमेजिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है ना। हमारी गवर्नमेंट की जो मतलब कुछ एक्सपेंडिचर्स नहीं कर सकती है जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी के अंदर, तो ये चीजें कुछ गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती हैं अगर वो ये वाला रिजॉर्ट फेस करती है या ये वाला रिजॉर्ट लेती है या एक्सेप्ट करती है, ठीक है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि बजट या तो बैलेंस्ड होगा या अनबैलेंस्ड होगा। या बजट अगर बैलेंस्ड है तो उसके रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स इक्वल होंगे, बट अगर अनबैलेंस्ड है तो डेफिसिट या सरप्लस हो सकता है। डेफिसिट होगा तो तीन तरह का हो सकता है, प्राइमरी, फिस्कल एंड रेवेन्यू। और अगर डेफिसिट होता है तो गवर्नमेंट उसको फाइनेंस कैसे करे, हमने ये आज पढ़ा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि जो हमारा अभी बजट आया जो निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया, हम उसके हाइलाइट्स को कुछ डिस्कस करेंगे। आई विल बी सून बैक टू यू विद दैट वीडियो। तो बने रहिए इस चैनल के साथ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको कुछ पसंद हो, कोई सजेशन हो, कुछ क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज keep supporting this channel and kindly like, share and subscribe this channel for the more updates. Thank you.